हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का आखिरी पार्ट 5 देखने वाले हैं और इस पार्ट 5 के साथ हम लोग इसमें टोटल 230 सवालों को कवर कर लेंगे। इस चैप्टर में जीवों का वर्गीकरण चैप्टर में हम लोग टोटल 230 सवाल देखेंगे। मैंने आपसे कहा था कि मैं इसमें 200 सवाल करवाऊंगा, फिर बाद में मैंने कहा 220 करवाऊंगा। अब मैं कह रहा हूँ इसमें 230 करवाऊंगा और 230 सवालों के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ये जो हमारा चैप्टर है ये एनसीईआरटी सीरीज का 27वां चैप्टर है, बायो का ये 11वां चैप्टर है और आज के इस चैप्टर में हम लोग कवक जगत से 60 सवालों को देखेंगे। हम लोगों ने पार्ट 4 तक 170 तक ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है। आज हम लोग इसमें 60 MCQs और ऐड करेंगे और हमारा 230 MCQs टोटल हो जाएगा। ये जो चैप्टर है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या फिर एनसीईआरटी सीरीज के अंदर मैंने जितने भी चैप्टर्स करवाए हैं हर उस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें भी जनरल साइंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सामान्य विज्ञान से सवाल पूछे जाएंगे तो ये वीडियो और इस एनसीईआरटी सीरीज के अंदर हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर का पार्ट 1, 2, 3, 4 या फिर एनसीईआरटी सीरीज के अंदर मैंने जितने भी चैप्टर्स करवाए हैं उन सभी को देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ। आप एनसीईआरटी नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, सारे ही चैप्टर्स आपको इस सीरीज के इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। ये एनसीईआरटी सीरीज का 27वां चैप्टर है। 25वां चैप्टर तक मैंने 2400 से ज़्यादा सवाल करवाए हैं एनसीईआरटी सीरीज में। तो ये सारे ही 24 सवाल आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा हमारे इस ई बुक्स स्टोर पे, आप बाई कर सकते हो। 2018 और 19 में रेलवे ने जो भी एग्जामिनेशंस लिए हैं उन सभी में सामान्य विज्ञान के 5000 से ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। तो ये सारे ही सवाल आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा हमारे इस ई बुक्स स्टोर पे। 2019 में एसएससी ने जितने एग्जाम लिए हैं उसमें जो जनरल साइंस के और जनरल नॉलेज के जो सवाल पूछे हैं वह सारे ही एमसीक्यूज आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा हमारे इस ई बुक्स स्टोर पे। आपको अपने ब्राउजर में इसे सर्च मारना है या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक करो, आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके आपको जो पीडीएफ चाहिए आप बाई कर सकते हो। हमारा यूनिट चल रहा है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। हम लोगों ने इसमें द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया हुआ है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये हमारा आज समाप्त हो जाएगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग आखिरी पार्ट 5 देख रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने किस वैज्ञानिक ने कौन सा वर्गीकरण दिया था उस पर आधारित सवालों को देखा। पार्ट 2 में हम लोगों ने किंगडम मोनेडा के अंदर आर्कियोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा के ऊपर सवालों को देखा। पार्ट 3 में हम लोग किंगडम मोनेडा के अंदर बैक्टीरिया के ऊपर सवालों को देखा। पार्ट 4 में हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा के ऊपर सवालों को देखा और आज हमारा पार्ट 5 है जिसमें हम लोग किंगडम फंजाई के ऊपर सवालों को देखेंगे। पार्ट 4 तक हम लोगों ने 170 तक ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है और आज इस वीडियो का पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 171 से। कवक जगत किसने दिया? जो किंगडम है फंजाई ये किसने दिया? 5 जगत वर्गीकरण में सबसे आखिरी में जो जगत आया वो था कवक और 5 जगत वर्गीकरण दिया था आर.एच. वुट्टिकर ने। तो आर.एच. वुट्टिकर है जिन्होंने किंगडम फंजाई दिया। शब्द कवक किसने दिया? जो टर्म है फंगस, ये फंगस टर्म किसने दिया? ये दिया वैज्ञानिक गैस्पर्ड बोहिन ने। तो ए हमारा राइट आंसर। जो टर्म है फंगस इसका मतलब क्या होता है? शब्द फंगस का अर्थ क्या है? शब्द फंगस का अर्थ होता है मशरूम। शब्द फंगस का मतलब होता है मशरूम, लेकिन आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखना कि सारे ही कवक को हम मशरूम नहीं बोलते हैं। भले ही शब्द फंगस का मतलब मशरूम होता है लेकिन हम सारे ही फंजाई को मशरूम नहीं बोलेंगे। मशरूम ये अलग एक कैटेगरी है किंगडम फंजाई के अंदर। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी रिलेटेड टू फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी बोल दो या फिर माइसीटोलॉजी बोल दो, माइसीटोलॉजी भी कहा जाता है। तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी या फिर माइसीटोलॉजी कहा जाता है। माइकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे कहा जाता है? देखो शब्द फंगस दिया था गैस्पर्ड बोहिन ने। फादर ऑफ माइकोलॉजी कहे जाते हैं माइकेली। तो बी हमारा राइट आंसर। फादर ऑफ माइकोलॉजी तो माइकेली। अगर पूछे फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी तो हमारा आंसर आ जाएगा एंटोन डी बैरी। मॉडर्न माइकोलॉजी के जनक कहे जाते हैं एंटोन डी बैरी। और पूछे फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, इंडियन माइकोलॉजी के लिए आंसर बटलर। तो शब्द दिया कवक बोहिन ने, फादर ऑफ माइकोलॉजी माइकेली, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी डी बैरी
और फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी बटलर। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति में सेलुलोज प्लस काइटिन दोनों होते हैं, लेकिन आपको आंसर काइटिन टिक करना है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है, आप ये ध्यान में रखो। किंगडम मोनेडा में हम लोगों ने जाना कि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि जो बैक्टीरिया है इसके अंदर वो यूनिसेलुलर है प्लस प्रोकैरियोटिक है। प्रोटिस्टा में हम लोगों ने देखा इसमें भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है लेकिन यूकैरियोटिक है। प्रोटिस्टा के बाद अब जितने भी किंगडम आएंगे उन सब में हो जाएगा मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, इसमें भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। तो हमारा किंगडम फंजाई है यानी कि इसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक है यानी कि बहुकोश के यूकैरियोटिक है। अब इनमें से कौन सा एक जीवों का समूह है जो बहुकोश के यूकैरियोटिक है? बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है साथ में प्रोकैरियोटिक है, ये नहीं होगा। प्रोटोजोन किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, यूकैरियोटिक तो है लेकिन यूनिसेलुलर होते हैं, ये भी नहीं होगा। किंगडम फंजाई ये बहुकोश के यूकैरियोटिक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। वायरस की अगर बात करें तो 5 जगह तो वर्गीकरण में इसको कोई स्थान नहीं दिया है। डैश कवक में नहीं पाया जाता। कवक के अंदर इनमें से क्या है जो नहीं पाया जाता? एक कोशिका के अंदर जो भी कोशिकांग होते हैं, एक सेल के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनली होते हैं वो सारे ही फंजाई के सेल में मिलते हैं। नहीं मिलेगा तो क्लोरोप्लास्ट बोल दे, क्लोरोफिल बोल दे, प्लास्टिड बोल दे, तो ये सारे इनमें नहीं पाए जाएंगे क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। सभी कवक परपोषी होते हैं, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होते हैं। सभी कवक परपोषी होते हैं। अब परपोषी में ये सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। सेप्रोफिटिक ये सबसे ज़्यादा संख्या में होते हैं, उसके बाद परजीवी होते हैं और सबसे कम संख्या में सिम्बायोटिक होते हैं। स्वपोषी नहीं होते हैं। कवक नहीं हो सकते हैं। कवक पैरासिटिक हो सकते हैं, सिम्बायोटिक हो सकते हैं, सेप्रोफिटिक हो सकते हैं यानी कि हेटेरोट्रॉफिक हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक नहीं हो सकते हैं। निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण अपघटक है? डिकम्पोजर्स है। देखो डिकम्पोजर्स वही होते हैं जो सेप्रोफाइट्स होते हैं। जो भी सेप्रोफाइट्स होते हैं हम उसे डिकम्पोजर्स बोलते हैं। डिकम्पोजर्स या फिर सेप्रोफाइट्स क्या हो जाएंगे? जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं, वहां से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। वो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में। तो जो सेप्रोफाइट्स होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, वही हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं। तो बैक्टीरिया में भी मैंने आपसे कहा था कि बैक्टीरिया ये सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं यानी कि ये भी डिकम्पोजर होते हैं। उसके बाद फंजाई, तो इस दोनों में याद रखना कि जो फंजाई होते हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं, ये मेन डिकम्पोजर्स होते हैं। और उसके बाद होते हैं बैक्टीरिया, यानी पहला हम प्रियोरिटी देते हैं डिकम्पोजर्स के लिए फंजाई को, तब जाकर के बैक्टीरिया को। डाई एटम्स ये फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये नहीं होगा। ब्लू ग्रीन एल्गी भी नहीं होगा और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी नहीं होगा। फंजाई जो कि सेप्रोफिटिक होते हैं, तो सी हमारा राइट आंसर। कवक में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है, फंजाई के अंदर जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए होता है। कवक बहुकोशिकीय होते हैं एक्सेप्ट, सारे ही जो फंजाई के मेंबर्स होंगे वो सारे ही मल्टी सेलुलर होंगे ईस्ट को छोड़कर। ईस्ट एक अपवाद है, खमीर एक अपवाद है, ये एक कोशिकीय होते हैं। तो ये आप ध्यान में रखना कि किंगडम फंजाई के अंदर ऑल आर मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट ईस्ट। कवक में किस प्रकार का जनन होता है? रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो फंजाई के अंदर सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। जो कवक होते हैं वो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन कुछ कवक ऐसे मिलेंगे जिनमें केवल एसेक्सुअल देखा जाएगा, सेक्सुअल नहीं देखा जाएगा। तो जो केवल एसेक्सुअल करते हैं उसे बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। और जो दोनों ही करते हैं, जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही करते हैं, उसे बोलते हैं परफेक्ट फंजाई, यानी कि पूर्ण कवक और अपूर्ण कवक। जो केवल अलैंगिक जनन करेंगे, लैंगिक नहीं करेंगे, उसे बोलेंगे अपूर्ण कवक, और जो दोनों ही करेंगे उसे बोलेंगे पूर्ण कवक। अब इनमें से कौन एक बीमारी है जो कवक द्वारा नहीं होती है? रेड रस्ट ऑफ व्हीट ये फंगल डिजीज है, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन ये फंगल डिजीज है, व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड ये फंगल डिजीज है, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल ये बैक्टीरियल डिजीज है। तो डी हमारा राइट आंसर। प्लांट्स के अंदर बहुत सारे हैं जो फंगल डिजीजेज हैं, तो ये सारे ही डिजीज आपको अच्छे से ध्यान में रखने होंगे। ये सारे ही बीमारियों के नाम आपको अच्छे से ध्यान में रखने होंगे क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। रेड रॉट ऑफ शुगर कैन आप देख लो, इस तरह के
रेडनेस आ जाती है गन्ने में। तो रेड रॉट ऑफ शुगर केन ये फंगल डिजीज है। आलू के अंदर अर्ली ब्लाइट या फिर लेट ब्लाइट ये फंगल डिजीज है। वाट डिजीज आलू के अंदर ये भी फंगल डिजीज है। उसके बाद गेहूं के अंदर देखो ब्लैक रस्ट बोल दे, ब्राउन रस्ट बोल दे, येलो रस्ट बोल दे, रेड रस्ट बोल दे, ये सारे ही फंगल डिजीज हैं। और ये डिजीजेज यानी कि ये जो रस्ट बीमारी है ये कवक पक्सीनिया के कारण होती है। जो रस्ट बीमारी है ये पक्सीनिया के कारण होती है। और गेहूं के अंदर जो स्मट बीमारी है ये आस्टिलेगो के कारण होती है। आस्टिलेगो कवक के कारण, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो लूज स्मट ऑफ व्हीट ये आस्टिलेगो के कारण। मूंगफली के अंदर, ग्राउंड नट के अंदर टिका डिजीज ये भी फंगल डिजीज है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट, राई और बाजरा के जो क्रॉप्स होते हैं उनमें एर्गोट डिजीज ये भी फंगल डिजीज है। और ये होते हैं कवक क्लेविसेप्स के कारण। कवक क्लेविसेप्स ये राई और बाजरा में एर्गोट डिजीज को जन्म देते हैं। और जो क्लेविसेप्स होते हैं ये LSD प्रोड्यूस करते हैं। LSD एक नशीला पदार्थ होता है। उसके बाद देखो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। क्रूसीफर्स के अंदर कई सारे प्लांट्स आते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर मस्टर्ड हो गया, उसके बाद यहाँ पर ब्रोकली हो गया, कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, रेडिश हो गया, टर्निप हो गया। तो ये सारे बस आप ध्यान में रखो, सारे ही रटने की जरूरत नहीं है। क्रूसीफर्स के अंदर ये सारे मस्टर्ड, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, कैबेज, रेडिश और टर्निप। तो इन सब में व्हाइट रस्ट जो बीमारी होती है ये होती है कवक एल्ब्यूगो के कारण। तो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स ये कवक एल्ब्यूगो के कारण होती है। उसके बाद देखो ब्राउन लीफ स्पॉट या फिर ब्लास्ट ऑफ राइस ये भी फंगल डिजीज है। उसके बाद गेहूं, अंगूर और मटर का जो पाउडरी मिल्ड्यू है, गेहूं, अंगूर और मटर का पाउडरी मिल्ड्यू ये भी फंगल डिजीज है। अब देखो जो अभी आपने देखा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, एक तो आपने देखा अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो और एक है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है इसके कारण 1845 में आयरलैंड में पड़ा अकाल, फेमाइन ऑफ आयरलैंड यानी कि आयरलैंड का अकाल। आयरलैंड में इस बीमारी के कारण, आलू के इस बीमारी के कारण सारे ही जो आलू थे वो खराब हो गए। तो इसके कारण आयरलैंड में 1845 में अकाल पड़ गया। तो कभी भी पूछे कि आयरलैंड में जो अकाल पड़ा 1845 में ये कौन से बीमारी के कारण पड़ा, तो एक तो बीमारी का नाम पूछा जा सकता है, दूसरा कौन से पौधे में, तो आंसर आपको आलू देना पड़ेगा। हमारे इंडिया में 1943 एक तो इस समय विश्व युद्ध चल रहा था, दूसरी तरफ ब्राउन लीफ स्पॉट या फिर ब्लास्ट ऑफ राइस इस बीमारी के कारण, चावल के अंदर, धान के अंदर इस बीमारी के कारण बंगाल में अकाल पड़ गया। इनमें से कौन सी बीमारी है जो 1943 में बंगाल में पड़े अकाल से संबंधित है? ये हो जाएगा ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये आयरलैंड में 1845 में जो अकाल पड़ी उससे संबंधित है। गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? जो कवक गोबर पर ग्रो करते हैं उसे बोलते हैं कॉप्रोफिलस। तो बी हमारा राइट आंसर। जो कवक पेड़ों की छाल पर उगते हैं, पेड़ों की छाल पर ग्रो करते हैं उसे बोलते हैं कॉर्टिकोलस। जो स्टोन पर ग्रो करते हैं उसे बोलते हैं सेक्सिकोलस। जो मिट्टियों पर ग्रो करते हैं उसे बोलते हैं टेरिकोलस। और जो कवक नाखूनों और बालों पे यानी कि बालों और नाखूनों पर ग्रो करते हैं उसे बोलते हैं क्रिएटिनोफिलिक। क्रिएटिन नामक प्रोटीन होते हैं हमारे बालों में, हमारे नाखूनों में। लकड़ियों पर बोलते जो ग्रो करते हैं उसे क्या कहते हैं? इसे बोलेंगे लिग्नोकोलस। और जो गोबर पर ग्रो करते हैं उसे बोलते हैं कॉप्रोफिलस। सभी कवक डैश कहे जा सकते हैं। ऑल फंजाई कैन बी कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉफ्स। तो ए हमारा राइट आंसर। जब हम परपोषी बोलेंगे तो इसमें सहजीवी, मृतोपजीवी और परजीवी सारे के सारे आ जाएंगे। लेकिन इसमें अगर हम ये बोलेंगे कि सेप्रोफिटिक होते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि केवल सेप्रोफिटिक होते हैं। इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पर ए होगा। कवक में भोजन डैश के रूप में संचित होता है। अगर हम बात करें प्लांट्स में, प्लांट्स के अंदर जो फूड रिजर्व होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। लेकिन अगर हम बात करें एनिमल की यानी कि जंतुओं की बात करें या फिर फंजाई की बात करें, इसमें जो भोजन संचित होगा या फिर बोल दो जो रिजर्व फूड होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स के अंदर स्टार्च के फॉर्म में रिजर्व फूड, एनिमल बोल दे या फिर फंजाई बोल दे, ये हो जाएंगे ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखो आप। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है।
सहजीवी और परजीवी के रूप में पोषण प्राप्त करते हैं। देखो जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, तो ये सही है। विषाणु की अगर बात करें तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, अविकल्पी परजीवी है। ऑब्लिगेट पैरासाइट कहने का मतलब इसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, ये परजीवी के रूप में ही अपने लाइफ साइकिल को आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये नहीं होगा। फंजाई हम लोगों ने जाना, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, सैप्रोफिटिक कुछ भी हो सकते हैं, तो ये भी सही है। साइनोबैक्टीरिया ये होते हैं स्वपोषी, तो ये नहीं होगा। तो आप यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, हमारा जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो ए और सी दोनों ही हो जाएंगे। यहाँ पर एक ई विकल्प बना दो जिसमें ए एंड सी बोथ, दोनों ही आंसर हो जाएंगे, ए और सी। निम्न में से कौन मनुष्यों में एक कवक जनित रोग नहीं है? इनमें से कौन है एक फंगल डिजीज नहीं है ह्यूमंस के अंदर? तो रिंगवॉर्म है, फंगल डिजीज है, स्पर्जिलोसिस ये भी है, एथलीट फुट ये भी है। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण, यानी कि ये बैक्टीरियल डिजीज है। ह्यूमंस के अंदर देखते हैं कौन कौन से फंगल डिजीज है। रिंगवॉर्म ये हमारे स्किन को अफेक्ट करती है, यानी कि हमारे स्किन से एसोसिएटेड है। एथलीट्स फुट हिंदी में इसे हम एथलीट्स फुट ही बोलेंगे। तो एथलीट्स फुट ये हमारे फुट को अफेक्ट करती है ये बीमारी, जिसे हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि पानी लग गया। जो पैरों की जो उंगलियां होती हैं उसके बीच में ये फंगल डिजीज हो जाते हैं, और हम आम भाषा में बोलते हैं कि पैरों में पानी लग गया, और काफ़ी ज़्यादा इचिंग होता है। जैसे कि रिंगवॉर्म में इचिंग होता है, वैसे ही इस एथलीट्स फुट में इचिंग होता है। तो ये हो जाएगा हमारे फुट से संबंधित, पैरों से संबंधित। एस्परजिलोसिस या फिर हिप्टोप्लाज्मोसिस ये दोनों ही हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है। उसके बाद टीरोलोसिस भी हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और लंग को प्रभावित करती है। उसके बाद है मोनीलियासिस ये हमारे नाखूनों को, हमारे गलों को, हमारे मुंह को अफेक्ट करती है। तो ये सारी जो बीमारियां हैं ये फंगल डिजीज है, कवक जनित बीमारियां हैं। मेनिंजाइटिस ये हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती है। मेनिंजेज आपने सुना होगा ब्रेन में, तो ये हमारे ब्रेन से संबंधित है। तो मेनिंजाइटिस ये बैक्टीरियल, वायरल और फंगल तीनों के कारण हो सकते हैं, यानी कि बैक्टीरिया के कारण भी हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकते हैं। ज़्यादातर जो मेनिंजाइटिस की केसेस देखे गए हैं वो वायरल इन्फेक्शन के कारण देखे गए हैं, लेकिन ये फंगल भी हो सकते हैं, बैक्टीरियल भी हो सकते हैं। इनमें से कौन मानवों में कवक जनित त्वचा की बीमारी नहीं है? तो आपने देखा था थोड़ी देर पहले, स्किन को अफेक्ट करते हैं दाद, रिंगवॉर्म, तो बी हमारा राइट आंसर। जब कवक मृत कार्बनिक पदार्थ से पोषण प्राप्त करते हैं तब उसे डैश कहा जाता है। सिर्फ कवक ही नहीं, कोई भी जीव अगर वो मृत कार्बनिक पदार्थ से या फिर सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से अपना पोषण प्राप्त करते हैं तो उसे मृतोपजीवी कहा जाता है। तो यहाँ पर कवक के बारे में है, तो ये कवक सैप्रोफिटिक हो जाएगा, यानी कि सैप्रोफाइट होगा। दुनिया का पहला एंटीबायोटिक इनमें से कौन है? ये सारे ही एंटीबायोटिक्स हैं, लेकिन सबसे पहला जो एंटीबायोटिक था ये था पेनिसिलिन इसका राइट आंसर। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, और ये जो प्रोड्यूस किया गया था, ये जो एंटीबायोटिक बनाया गया था, ये बनाया गया था पेनिसिलियम नोटेटम कवक से। इस कवक का नाम ध्यान में रखो आप, पेनिसिलियम नोटेटम। इस कवक से सबसे पहला एंटीबायोटिक बनाया गया था पेनिसिलिन, और इसको बनाया किसने था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एंटीबायोटिक क्या होता है? प्रतिजैविक क्या होता है? ये एक दवा है या फिर बोल दो एक रसायन है जो बैक्टीरिया को किल करता है या फिर बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पे काम करता है। एंटीबायोटिक की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कवक से प्राप्त किया जाता है। कवक से तो बहुत सारी चीज़ें प्राप्त किए जाते हैं। कवक से विटामिन्स प्राप्त किए जाते हैं, कवक से ऑर्गेनिक एसिड्स प्राप्त किए जाते हैं, कवक से एंजाइम्स प्राप्त किए जाते हैं। अभी देखा आपने, कवक से एंटीबायोटिक्स प्राप्त किए जाते हैं। कवक का इस्तेमाल केक इंडस्ट्री में किया जाता है, केक बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए। कवक का इस्तेमाल शराब बनाने में किया जाता है, बियर बनाने में किया जाता है। इन सब के अलावा भी बहुत सारे उपयोग है कवक के। यहाँ पर आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। निम्न में से किसका उपयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है? तो इनमें से ईस्ट का
उपयोग जो कि एक कोशिकीय कवक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है डबल रोटी बनाने में, शराब बनाने में, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से कौन एक कोशिकीय कवक है? इनमें से कौन है जो यूनिसेलुलर फंगस है? ये हो जाएगा ईस्ट। एक्सेप्ट ईस्ट ऑल आर मल्टीसेलुलर। ईस्ट की खोज किसने की? ईस्ट की खोज की ल्यूवेनहॉक ने। तो बी हमारा राइट आंसर। ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री, देखो ईस्ट का क्या काम होता है एक ब्रेड बनाने में। ये ईस्ट क्या करता है, जो स्टार्च होता है, देखो ब्रेड बनाने के लिए आटे में ईस्ट को मिलाया जाता है, साथ में जो भी इंग्रेडिएंट्स मिलाने होते हैं वो सारे ही मिला करके उसको गूंथ दिया जाता है, डो बना दिया जाता है। फिर उसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, छोड़ देते हैं फर्मेंटेशन के लिए, किण्वन के लिए। उस फर्मेंटेशन में ये ईस्ट जो स्टार्च होता है उसको शुगर में कन्वर्ट करता है, फिर शुगर को कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड अल्कोहल में। जब उसको बेक किया जाता है यानी कि सेका जाता है ब्रेड को, तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जिसके कारण जो ब्रेड्स होते हैं वो फूल जाते हैं और स्पॉन्जी हो जाते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण जो ब्रेड होते हैं वो फूल जाते हैं और स्पॉन्जी हो जाते हैं। बाद में ये जो अल्कोहल होता है उसको वाष्पीकृत करवा दिया जाता है। ये जो पूरा प्रोसेस हुआ ये था फर्मेंटेशन। ईस्ट भी फर्मेंटेशन करते हैं, ये बात लुईस पास्चर ने कही। बैक्टीरिया भी फर्मेंटेशन करते हैं, ये बात भी लुईस पास्चर ने कही। तो फर्मेंटेशन में ईस्ट का बहुत ही इस्तेमाल होता है। शराब बनाने में भी फर्मेंटेशन किया जाता है और वहां भी ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। डैश गैस के कारण डबल रोटी स्पॉन्जी हो जाती है और फूल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से किसे ब्रेड मोल्ड कहा जाता है? ब्रेड मोल्ड किसे कहा जाता है? राइजोपस को कहा जाता है। ए हमारा राइट आंसर, राइजोपस। नीला फफूंदी यानी कि ब्लू मोल्ड, ब्लू मोल्ड ये पेनिसिलियम को कहा जाता है। ब्लू मोल्ड पेनिसिलियम को कहा जाता है। ब्रेड मोल्ड ये राइजोपस को कहा जाता है और डंग मोल्ड ये म्यूकर को कहा जाता है। अब है यहाँ पर ब्लैक मोल्ड और पिन मोल्ड। तो ब्लैक मोल्ड एंड पिन मोल्ड ये राइजोपस को भी कहा जाता है, म्यूकर को भी कहा जाता है। ब्लैक मोल्ड और पिन मोल्ड ये म्यूकर को भी कहा जाता है और राइजोपस को भी कहा जाता है। ब्रेड मोल्ड बोले तो राइजोपस आंसर, डंग मोल्ड बोले तो म्यूकर आंसर, और ब्लू मोल्ड बोले तो पेनिसिलियम। खाने योग्य मशरूम का उदाहरण है। सारे ही मशरूम खाने वाले नहीं होते हैं। आप में से बहुत सारे हैं जिन्होंने मशरूम खाया होगा, तो वो खाने वाले मशरूम थे, लेकिन कुछ मशरूम जहरीले भी होते हैं। तो इनमें से जो खाने वाले मशरूम है वो है एगैरिकस। नाम इंपॉर्टेंट है, एगैरिकस। एडिबल फंजाई जो खाने योग्य कवक है उसमें एक एगैरिकस याद रखो आप, और एक मोर्सेला ध्यान में रखो। दो नाम और आएंगे आगे, तो आप उसको भी ध्यान में रखना। जहरीले कवक में देखो एमिनेटा और बोलेटस। तो एमिनेटा और बोलेटस ये पॉइजनस फंजाई है और ये दोनों एडिबल फंजाई है। इसको खाते हैं और इससे दूरी बनाकर रहते हैं। डैश को ब्लू मोल्ड भी कहा जाता है, पेनिसिलियम को ब्लू मोल्ड भी कहा जाता है। सूक्ष्मतम कवक है स्मॉलेस्ट फंगस है, स्मॉलेस्ट फंगस है ईस्ट। तो ए हमारा राइट आंसर। और जायंट पफबॉल, जायंट पफबॉल इसे बोलते हैं लार्जेस्ट फंजाई फंगस। जायंट पफबॉल ये हो जाएगा लार्जेस्ट फंगस और ईस्ट हो जाएगा स्मॉलेस्ट फंगस। शब्द लाइकेन किसने दिया? शब्द लाइकेन ये दिया थियोफ्रास्टस ने। तो बी हमारा राइट आंसर। शब्द लाइकेन दिया थियोफ्रास्टस ने। डैश कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनते हैं। इनमें से कौन है जो कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनते हैं? तो आप जानते हो लाइकेन। लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन फंगस एंड अलगा। लाइकेन, अब लाइकेन में कवक भाग और शैवाल भाग दोनों होते हैं क्योंकि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। तो कवक भाग को यानी कि जो फंगल कंपोनेंट होता है उसे माइकोबायोन्ट कहते हैं और जो अलगल कंपोनेंट होता है उसे फाइकोबायोन्ट कहते हैं। और ये जो लाइकेन है, लाइकेन के अंदर ये जो एसोसिएशन है इसे हम लोग हैलोटिज्म भी कहते हैं। यानी लाइकेन के अंदर जो सहजीवी संबंध है कवक और शैवाल के बीच में इसे हैलोटिज्म भी कहते हैं। जनन की अगर बात करें तो ये अलैंगिक जनन करेंगे, लैंगिक भी करेंगे। लैंगिक होते हैं कवक भाग के द्वारा। लाइकेन के आर्थिक महत्व के बारे में देखते हैं, बहुत सारे हैं लाइकेन के महत्व। सबसे पहले देखो भोजन के रूप में रेंडियर मोस या फिर क्लेडोनिया। रेंडियर मोस लाइकेन का नाम है या फिर बोल दो क्लेडोनिया। इसको आर्कटिक क्षेत्र में भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है।
भोजन के रूप में उपयोग करते हैं रेनडियर या फिर रेनडियर और जो कैटल होते हैं। आइसलैंड मोस का उपयोग किया जाता है केक बनाने में आइसलैंड में। एंडोकार्पन जापान में इसका इस्तेमाल सब्जी के रूप में करते हैं और परमेलिया दक्षिण भारत में इसका इस्तेमाल करी बनाने में करते हैं। औषधि बनाने में लाइकेन का इस्तेमाल होता है। डाई प्राप्त करने में, रंग को प्राप्त करने में, लिटमस पेपर प्राप्त करने में। आपने कई बार सवालों को पढ़ा होगा लिटमस पेपर कहाँ से प्राप्त किया जाता है, आंसर आप टिक करते होंगे लाइकेन। तो लाइकेन रोसेला और लसालिया से लिटमस पेपर प्राप्त किए जाते हैं। इत्र बनाने में, धूप, हवन सामग्री और साबुन के निर्माण में लाइकेन का इस्तेमाल किया जाता है। शराब बनाने में रूस और स्वीडन के अंदर लाइकेन से शराब बनाए जाते हैं। प्रतिजैविक बनाने में वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में भी लाइकेन का इस्तेमाल होता है और कुछ लाइकेन जहरीले भी होते हैं। यहाँ देखो असनिया लिखा हुआ है, तो असनिया ये वंश होता है, ये अलग अलग जातियाँ होती हैं जो प्रतिजैविक बनाने में काम आते हैं और वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में काम आते हैं। लाइकेन में कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध को डैश कहते हैं। लाइकेन में जो कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध है उसे हैलोटिज्म भी कहते हैं। लाइकेन भी एक एसोसिएशन है और हैलोटिज्म भी हम इस संबंध को कहते हैं। लाइकेन के संबंध में गलत कथन को चुनना है, इनमें से कौन गलत है। लाइकेन, इसे मृदा निर्माता भी कहा जाता है, सॉइल बिल्डर भी कहा जाता है, ये भी सही है कि ये सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। यह प्रदूषण यहाँ पर लिख दो, यह प्रदूषण के संकेतक होते हैं, पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। देखो जो लाइकेन होते हैं ये उन वातावरण में ग्रो नहीं करते हैं जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। जिन वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर ये वृद्धि नहीं करते हैं, वहाँ पर ये ग्रो नहीं करते हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड आप जानते हो एक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। जिन वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है हम बोलते हैं कि वो वातावरण प्रदूषित है। तो जहाँ भी लाइकेन ग्रो कर रहा है इसका मतलब वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, और जहाँ पर नहीं ग्रो कर रहा है मतलब वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है। तो इस प्रकार से ये पॉल्यूशन इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। औषधि बनाने में इसका उपयोग किया ही जाता है। तो इनमें से कोई नहीं है जो कि गलत है, सारे के सारे सही है। कवक जो पेड़ की छाल पर वृद्धि करते हैं और यहाँ पर लाइकेन लिखा हुआ है, तो ये दोनों के लिए सही है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, आप या तो यहाँ पर फंजाई लिख दो या फिर यहाँ पर कवक लाइकेन लिख दो, तो ये दोनों के लिए सही है। कवक के लिए भी सही है और लाइकेन के लिए भी सही है। तो जो लाइकेन या फिर जो कवक पेड़ की छाल पर वृद्धि करते हैं उसे कहा जाता है कॉर्टिकोलस। तो सी हमारा राइट आंसर, कॉर्टिकोलस। और जो मिट्टियों पर ग्रो करते हैं टेरिकोलस, जो पत्थरों पर ग्रो करते हैं सेक्सिकोलस, और जो लकड़ियों पर ग्रो करते हैं उसे लिग्नोकोलस। इनमें से कौन सा एक कवक जनित रोग है, कौन सा एक फंगल डिजीज है? तो स्किन डिजीज यानी कि रिंगवॉर्म। एफ्लाटॉक्सिन का उत्पादन करता है। एफ्लाटॉक्सिन ये जहरीला पदार्थ है, पॉइजनस सब्सटेंस है जिसका उत्पादन फंजाई करता है। प्लाज्मोगैमी संलयन है। प्लाज्मोगैमी इज द फ्यूजन ऑफ, जो फंजाई है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जिसे हम इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। तो सेक्सुअल के अंदर 3 फेजेज होते हैं, ठीक है, 3 फेजेज होते हैं। सबसे पहला होता है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी कि 2 कोशिका द्रव्य आपस में फ्यूज कर गया, उसी को बोला जाता है प्लाज्मोगैमी। मान लो कि ये 2 सेल थे, सेक्स सेल थे, ये न्यूक्लियस है, ये जो बीच में आपको मैं दिखा रहा हूँ ये न्यूक्लियस है, और ये हो गया प्रोटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले क्या होगा, ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे। न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करेगा, जो न्यूक्लियाई होंगे, ये दोनों न्यूक्लियाई जो होंगे ये आपस में संलयन नहीं करते हैं। सबसे पहले जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं वो आपस में संलयन करते हैं और इसी को कहा जाता है प्लाज्मोगैमी। तो सबसे पहले तो ये होता है, उसके बाद जाकर के न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं। उसके बाद जाकर के ये जो दोनों न्यूक्लियाई होंगे ये आपस में फ्यूज करेंगे। न्यूक्लियस सिंगुलर वर्ड है और न्यूक्लियाई प्लूरल वर्ड है। ये दोनों नाभिक जाकर के आपस में फ्यूज करते हैं और इसे कहते हैं कैरियोगैमी। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं कैरियोगैमी। कैरियोगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। और उसके बाद होगा मियोसिस। मियोसिस, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। तो ये 3
फेजेज होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फंजाई में। यहां पर हमारा आंसर बी हो जाएगा। एर्गोट कवक उत्पादन करता है। एर्गोट ये डिजीज है, ये बीमारी है जो होता है कवक क्लेविसेप्स के कारण। तो क्लेविसेप्स फंजाई जो होते हैं ये एर्गोट डिजीज करते हैं राई एंड बाजरा क्रॉप्स में। और मैंने आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि ये प्रोड्यूस करते हैं LSD। तो बी हमारा राइट आंसर। LSD का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, लेसर्जिक एसिड डाईइथाइल अमाइड। लेसर्जिक एसिड डाईइथाइल अमाइड। तो ये लेसर्जिक एसिड डाईइथाइल अमाइड ये आप बोल सकते हो कि नशीला पदार्थ है। इसको कंज्यूम करने से जो थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, या फिर जो अवेयरनेस होते हैं अपने सराउंडिंग के प्रति, वो अल्टर कर जाता है, चेंज हो जाता है। तो सिंपली आप ये ध्यान में रखो कि ये नशीला पदार्थ है, गलत मिलान चुनना है। एनाबिना साइनोबैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अमीबा प्रोटोजोआ सही है। गोनियोलैक्स डाइनोफ्लैजेलेट है, ये भी सही है। पेनिसिलियम आर्की जीवाणु गलत हो जाएगा। टी हमारा राइट आंसर। पेनिसिलियम ये फंजाई है। कवक के धागेनुमा संरचना को कहा जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं फंजाई में, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है हाइफी। हाइफी ये प्लूरल वर्ड है और हाइफा ये सिंगुलर वर्ड होता है। तो सारे ही जो कवक होते हैं वो हाइफी से बने होते हैं। सारे ही कवक में हाइफी मिलते हैं, बहुत सारे हाइफी मिल करके माइसीलियम बनाते हैं। तो सारे ही जो फंजाई होते हैं, सारे ही जो कवक होते हैं वो माइसीलियल होते हैं, क्योंकि वो माइसीलियम बनाते हैं, माइसीलियम बनते हैं हाइफी से। तो यहाँ आप देखो, ये आपको एक कवक दिखाया गया है। तो कवक के जो स्टॉक हैं, यानी कि ये जो स्टॉक है इसके अंदर का आपको दिखाया गया है, बहुत सारे आपको हाइफी नज़र आ रहे हैं। ये सारे जो आप देख रहे हो ना इस प्रकार से, ये हाइफी है, ये बहुत सारे हाइफी हैं। इसमें से एक को अगर हम बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा हाइफा। तो ये थ्रेड लाइक है, ट्यूब लाइक है, थ्रेड लाइक बोल दे या फिर ट्यूब लाइक बोल दे या फिर बोल दे फिलामेंट। इसे हम लोग फिलामेंट भी बोल सकते हैं। तो ये जो फिलामेंट है इसी को हाइफी कहा जाता है। और ये बहुत सारे हाइफी के जो नेटवर्क हैं ये कहलाते हैं माइसीलियम। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ईस्ट के बारे में आप ध्यान रखो, वो नॉन माइसीलियल होते हैं, वो एक कोशिकीय हैं और नॉन माइसीलियल है। ये आप ब्रेड मोल्ड देख सकते हो, राइजोपस देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको ऐसे नहीं दिखेगा, लेकिन ये भी माइसीलियम है। इनमें बहुत सारे हाइफी के नेटवर्क हैं। तो ये जो नेटवर्क होते हैं इसी को माइसीलियम बोलते हैं। नेटवर्क ऑफ हाइफी माइसीलियम कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा एक सहजीवी संबंध का उदाहरण है? लाइकेन तो है ही सहजीवी संबंध का उदाहरण। एक और आपको ध्यान में रखना है, माइकोराइजा। लाइकेन के बारे में आप जानते हो कि कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध है। माइकोराइजा ये कवक और जड़ों के बीच में सहजीवी संबंध है। और जड़ किसका? उच्च पादपों का। तो यहाँ पर तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। जो माइकोराइजा है ये एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है कवक और उच्च पादपों के जड़ों के बीच। यहाँ आप देख सकते हो ये एक प्लांट दिखाया गया है और ये इनके रूट्स हैं, और रूट्स में आप ये वाइट देख रहे हो, ये फंजाई है। तो इस एसोसिएशन को माइकोराइजा कहते हैं। निम्न में से कौन एक मशरूम है? तो एगैरिकस इसका राइट आंसर, ये मशरूम है। अब यहाँ पर आप ये मत बोलना कि सारे ही कवक का मतलब ही होता है मशरूम, तो हम सारे को ही मशरूम बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था, भले ही कवक का मतलब, फंगस का मतलब मशरूम होता है, लेकिन मशरूम एक अलग ग्रुप है किंगडम फंजाई के अंदर। कवक हो सकते हैं, कवक सिम्बायोटिक हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं। तो डी हमारा राइट आंसर। आनुवांशिक प्रयोग में डैश कवक का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में, जेनेटिक वर्क के अंदर फंगस का यूज किया जाता है और ये फंगस है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को हम लोग रेड मोल्ड भी कहते हैं, लाल फफूंदी भी बोलते हैं, रेड मोल्ड। और इसी को ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। पादप जगत का ड्रोसोफिला भी कहा जाता है, इसे रेड मोल्ड भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में। कवक तंतुमयी है, लेकिन डैश इसका अपवाद है। जो फंजाई है वो फिलामेंटस है। फिलामेंटस कहने का मतलब ये हुआ कि जो कवक होते हैं वो बने होते हैं हाइफी से। अपवाद के रूप में है खमीर। ठीक है, खमीर ये नॉन माइसीलियल होता है। जो माइसीलियम बनाते हैं उसे हम माइसीलियल बोलते हैं, जो माइसीलियम नहीं बनाते हैं उसे नॉन माइसीलियल बोलते हैं। तो खमीर ये नॉन माइसीलियल होते हैं, यानी इसमें कोई भी हाइफी जैसा कुछ नहीं होता है। लेकिन उसको छोड़ दें तो सभी के पास हाइफी होते हैं, सभी माइसीलियम बनाते हैं।
कवक तंतु के जाल को डैश कहते हैं, यानी जो नेटवर्क ऑफ फंगल हाइफी है या फिर फिलामेंट्स हैं उसे क्या कहते हैं। तो यही मैंने आपसे कहा कि इसे माइसीलियम कहते हैं। ये देखो एक पिक्चर दिखाया गया है, ये ब्रेड मोल्ड का पिक्चर है, राइजोपस का पिक्चर है, आपको जूम करके दिखाया है। आप जो भी यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये ट्यूब जैसी जो संरचना है, फिलामेंट के जैसी जो संरचना है, ये सारे हाइफी हैं। ये सारे क्या है? हाइफी है। तो जो हाइफी जड़ों के समान है, जो हाइफी जड़ों के समान है, या फिर बोल दो जो हाइफी सबस्ट्रेट के नीचे होते हैं, यहाँ सबस्ट्रेट ब्रेड है तो ब्रेड के नीचे है, या फिर सिंपली याद रखो जो हाइफी रूट बनाते हैं उसे बोलते हैं राइजोइड। जो रूट बनाते हैं उसे बोलते हैं राइजोइड, और जो क्षैतिज रूप से वृद्धि करते हैं, हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, उसे बोलते हैं स्टोलोन। तो ये भी हाइफी है, राइजोइड भी हाइफी है। और जिस हाइफी के टिप पर स्पोरेंजियम होते हैं, जिस हाइफी के ऊपर स्पोरेंजियम होते हैं, ये आप देख रहे हो, ये बॉल जैसी जो संरचना है, ये है स्पोरेंजियम। तो जिस हाइफी के टिप पर स्पोरेंजियम होते हैं उसे बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। तो ये सब आप बोल सकते हो कि एक स्पेशल नाम है हाइफी का। यहाँ पर है स्पोरेंजियोफोर, ये भी हाइफी है, स्टोलोन ये भी हाइफी है, और ये राइजोइड ये भी हाइफी है। तो ये जो स्पोरेंजियम है, इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर होते हैं स्पोर्स, इसके अंदर बनते हैं स्पोर्स। ये आप देख सकते हो स्पोर्स। जब स्पोरेंजियम फटता है, तो ये सारे ही स्पोर्स हवा में फैल जाते हैं। हवा में फैलने के बाद ये जिस स्थान पर गिरते हैं, अगर वहाँ पर इसके लिए कंडीशन फेवरेबल रहा, इसके लिए वातावरण अनुकूल रहा, तो वहाँ पर नए फंजाई ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि जो स्पोर्स हैं आप इसको सीड्स की तरह ले सकते हो, जहाँ से नया कवक बनने वाले हैं, नए कवक बनने वाले हैं। तो स्पोर्स बनते हैं स्पोरेंजियम में, ये आपको ध्यान में रखना है। प्लेक्टन काइमा है, इनमें से क्या प्लेक्टन काइमा है? तो प्लेक्टन काइमा ये फंगल टिश्यू का कहा जाता है। जो फंगल टिश्यू होते हैं, कवक उतक होते हैं, उसे कहा जाता है प्लेक्टन काइमा। लेकिन आप ध्यान में रखना, जो कवक होते हैं वो टिश्यू नहीं बनाते हैं, कवक उतक नहीं बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा कवक उतक, तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो नेटवर्क ऑफ हाइफी होते हैं, मैंने अभी आपसे कहा सारे ही कवक में हाइफी मिलेंगे, तो कभी कभी जो नेटवर्क ऑफ हाइफी होते हैं वो अपने आप को इस प्रकार से अरेंज करते हैं जैसे कि वो एक टिश्यू हो, यानी टिश्यू जैसा दिखता है वो नेटवर्क ऑफ हाइफी, तो उसे कहा जाता है फंगल टिश्यू। तो टिश्यू होता नहीं है, बस उसी अरेंजमेंट के कारण हम लोग फंगल टिश्यू कहते हैं। तो फंगल टिश्यू को हम लोग प्लेक्टन काइमा कहते हैं। निम्न में से कौन लिग्निन का अपघटन कर सकता है? लिग्निन का अपघटन कर सकता है फंजाई। लिग्निन जब सेल वॉल में, प्लांट के सेल वॉल में पाए जाते हैं, तब वो सेल वॉल कठोर हो जाता है। तो इस लिग्निन को भी डिकम्पोज करने की क्षमता रखता है फंजाई। इसीलिए कहा जाता है जो फंजाई होते हैं वो मेन डिकम्पोजर होते हैं। बैक्टीरिया से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण डिकम्पोजर है, अपघटक है फंजाई। कवक को छोड़ दो तो कोई भी ऐसा डिकम्पोजर नहीं है जो लिग्निन को डिकम्पोज कर सके। प्रतिकूल स्थिति में अलैंगिक जनन के लिए कवक डैश का निर्माण करते हैं। प्रतिकूल स्थिति में अलैंगिक जनन के लिए कवक क्लेमाइडोस्पोर का निर्माण करते हैं। तो सी हमारा राइट आंसर। और प्रतिकूल स्थिति में जनन के लिए बैक्टीरिया एंडोस्पोर का निर्माण करते हैं। तो ध्यान में रखना है कि एंडोस्पोर का निर्माण बैक्टीरिया करते हैं, क्लेमाइडोस्पोर का निर्माण फंजाई करते हैं। अमीबा बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं। जब आपसे सवाल पूछा जाए अमीबा में किस प्रकार का प्रजनन होता है, तो आंसर अलैंगिक होगा और द्विविखंडन होगा। लेकिन अमीबा बहुविखंडन भी करते हैं, लेकिन ये करते हैं एडवर्स कंडीशन में, प्रतिकूल स्थिति में। प्रतिकूल स्थिति में अमीबा में देखा जाता है बहुविखंडन। अदरवाइज आपसे सिर्फ इतना पूछे कि अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है, विकल्प में आपको द्विविखंडन बहुविखंडन सब मिलेगा, तब आंसर आप द्विविखंडन टिक मारोगे। जब तक आपसे ना कहा जाए कि प्रतिकूल स्थिति में किस प्रकार का प्रजनन होता है, आप बहुविखंडन टिक नहीं करोगे। कवक के जनन अंग को क्या कहते हैं? सेक्स ऑर्गन फंगस के क्या कहे जाते हैं? ये कहे जाते हैं गैमेटेंजिया। तो बी हमारा राइट आंसर। कवक के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, जनन अंग होते हैं, उसे गैमेटेंजिया कहा जाता है। अगर मेल गैमेटेंजिया है तो एंथेरिडिया कहेंगे, अगर फीमेल गैमेटेंजिया है तो ऊगोनिया कहेंगे। अगर कवक एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, एस्कोमाइसिटीज ये क्लास है कवक जगत के अंदर, हम लोग लास्ट स्लाइड में देखेंगे।
एस्कोमाइसिटीज के अंदर अगर वो कवक आ रहा है तब जो फीमेल गैमेटेंजिया होंगे उसे कहा जाएगा एस्कोगोनिया। ठीक है, तो एस्कोगोनिया हम टर्म तब यूज करेंगे जब वो कवक बिलोंग करता हो एस्कोमाइसिटीज क्लास से। एस्परजिलस में नर जनन अंग होते हैं, तो नर जनन अंग यानी कि जो मेल गैमेटेंजिया होते हैं कवक के अंदर उसे हम लोग एंथेरिडियम कहते हैं। एंथेरिडियम ये सिंगुलर वर्ड है, एंथेरिडिया प्लूरल वर्ड है। और ये जो एस्परजिलस है, एस्परजिलस ये एस्कोमाइसिटीज के मेंबर है। जो मैंने अभी आपसे कहा कि जो फीमेल गैमेटेंजिया है उसे oogonia कहा जाता है। ठीक है, ओगोनियम बोल दो, ओगोनियम सिंगुलर वर्ड है। जो फीमेल गैमेटेंजिया है उसे oogoनियम कहा जाता है। लेकिन अगर कवक एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, जैसे कि यहाँ पर एस्परजिलस है, उस कंडीशन में हम लोग एस्कोगोनियम कहेंगे। तो यहाँ पर अगर ये मान लो कि मादा जनन अंग पूछता तो हम आंसर एस्कोगोनियम टिक करते हैं। निम्न में से कौन सरसों पर परजीवी कवक है? इनमें से कौन सरसों पर परजीवी कवक है? कौन पैरासिटिक फंजाई है ऑन मस्टर्ड? ये मस्टर्ड लीफ है जिस पर आप व्हाइट स्पॉट देख रहे हो। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि जो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स है ये फंजाई अल्बिगो के कारण होता है। पक्सिनिया के कारण रस्ट डिजीज होता है। ठीक है, पक्सिनिया के कारण रस्ट डिजीज होता है और अस्टिलैगो ये स्मट डिजीज करता है। और अल्बिगो वाइट रस्ट ऑन मस्टर्ड या फिर बोल दो वाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड या फिर बोल दो वाइट रस्ट ऑन क्रूसीफर्स। निम्न में से किसे पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है? ये मैंने आपसे कहा थोड़ी देर पहले न्यूरोस्पोरा को। न्यूरोस्पोरा इसे रेड मोल्ड भी कहा जाता है। निम्न में से किसे अपूर्ण कवक कहते हैं? अपूर्ण कवक यानी कि इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई वो है जिनमें केवल होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, केवल अलैंगिक जनन होता है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये क्लासेस हैं किंगडम फंजाई के अंदर 4 क्लासेस हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। इन सब को हिंदी में हम यही बोलेंगे, एस्कोमाइसिटीज ही बोलेंगे हिंदी में। तो ये 4 क्लासेस हैं। अब देखो फाइकोमाइसिटीज के अंदर कौन कौन से उदाहरण हैं? म्यूकर, राइजोपस और एल्बिगो, जो अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, जिसके कारण व्हाइट स्पॉट होता है मस्टर्ड के लीफ पे, या फिर बोल दो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। तो ये अल्बिगो फंजाई के कारण होता है और ये फाइकोमाइसिटीज के अंदर आते हैं। तो म्यूकर, राइजोपस और एल्बिगो ये फाइकोमाइसिटीज के अंदर आते हैं। एस्कोमाइसिटीज के अंदर सबसे पहले ये देखो, एस्कोमाइसिटीज को थैली कवक भी बोलते हैं, सैक फंजाई भी बोलते हैं। ये नाम इसके संरचना के आधार पर है। इसके अंदर देखो पेनिसिलियम आएगा जिसे ब्लू मोल्ड कहते हैं, ईस्ट आएगा जो कि अपवाद है, यूनिसेलुलर है, एस्परजिलस जो थोड़ी देर पहले आया था एस्परजिलस जिसमें पूछा गया था कि नर जनन अंग कौन है। उसके बाद क्लेविसेप्स जो कि LSD प्रोड्यूस करता है। उसके बाद न्यूरोस्पोरा जिसे रेड मोल्ड भी कहा जाता है। उसके बाद मोरेल्स एंड ट्रफल्स। आपने एडिबल फंजाई में एगैरिकस देखा था और मोर्सेला देखा था। इसके अलावा 2 नाम और आपको ध्यान में रखने हैं, मोरेल्स और ट्रफल्स। ये बहुत ही महंगे खाने योग्य फंजाई है। बेसिडोमाइसिटीज के अंदर मशरूम्स जो भी मशरूम्स आते हैं वो सारे बेसिडोमाइसिटीज के अंदर आते हैं। ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स ये सब ग्रुप्स हैं। मशरूम, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स ये सब क्या है? ग्रुप्स हैं जिसके अंदर बहुत सारे फंजाई आते हैं। अस्टिलैगो जो कि स्मट डिजीज करता है, पक्सिनिया जो कि रस्ट डिजीज करता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज को अपूर्ण कवक कहा जाता है क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ट्राइकोडर्मा हो गया, कलेक्टोट्राइकम हो गया जो कि रेड रॉट ऑफ शुगर कैन बीमारी उत्पन्न करता है, और अल्टरनेरिया जो कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो का कारण है। तो ये जो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है ये होता है समाप्त। इसके बाद जो हमारा चैप्टर होगा ये होगा वायरस। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही दे रखा है वायरस के बारे में, लेकिन 5 जगत वर्गीकरण में विषाणु को शामिल नहीं किया गया है, विषाणु को कोई स्थान नहीं दिया गया है। तो इसको हम एक अलग चैप्टर के रूप में देखेंगे। तो हमारा जो अगला चैप्टर होगा 28 ये वायरस के ऊपर होगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।